तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, और जिसमें हम लोग साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, साउंड में लगभग में हम लोगों ने ये जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपकी हवा होती है, हवा से आपके ताप दाब आर्द्रता और जो आपकी कह सकते हैं जो आणविक द्रव्यमान होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ध्वनि की चाल पर, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। कुल मिलाकर के इतना हमने डिस्कशन कर लिया था, लगभग में आणविक द्रव्यमान पे चलने चल गए थे, मतलब आणविक द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जो होती है उसके बारे तक हम लोग पढ़ चुके थे और इसके बाद में हमें आगे चलना है, ठीक है। तो जो लोग हमारा चैनल को देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक। तो चलिए देखिए मित्र, तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जैसे हमने आपको बताया था कि ध्वनि की चाल जो होती है वो किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आणविक द्रव्यमान के। ठीक, ये कहाँ से निकाला था, तो हमने आपको कल इसके बारे में बताया भी था कि ध्वनि की चाल बराबर जो होती है अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम के बारे में पढ़ा था, जो कि हम यहाँ से इसको लेकर के चल रहे हैं। मतलब जो ध्वनि की चाल होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, एम की। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी पढ़ने जा रहे थे, ठीक। कहने का मतलब ये है, इसके दो पॉइंट बनते हैं, देखिए ज़रा क्या बनते हैं। आपसे ये क्वेश्चन बनता है, देखें अब इसका ए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कहने का मतलब है अगर ये घटेगा, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब एस और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम के। कहने का मतलब ये है दोस्त, एस और एम की अगर हम दोनों जगह कंडीशन देखें तो कंडीशन ये बनती है कि यदि एम का मान बढ़ेगा तो एस का मान घटेगा, यदि एम का मान घटेगा तो एस का मान बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ से दो पॉइंट क्या बनते हैं उसके बारे में देखिए। इसके दो पॉइंट ये बनते हैं कि यदि किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास द्रव्यमान अधिक होता है या अधिक होगा तो उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। क्या होगी, कम होगी, ठीक। ये तो एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या बनता है, देखें दूसरा पॉइंट बनता है कि यदि किसी भी गैस में या किसी भी माध्यम में, किसी भी गैस में या माध्यम भी लिख सकते हैं, माध्यम गैस का आणविक द्रव्यमान कम होगा तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी, ऐसी बताया गया, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ये क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपका ये मतलब पूछा जाएगा आपका कि किसी भी गैस का आणविक द्रव्यमान यदि अधिक है तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, तो सीधी सी बात यह है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वहाँ पर ध्वनि की चाल कम होगी, और जहाँ पर आणविक द्रव्यमान का मान कम होगा वहाँ पर ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक। ये दोनों पॉइंट आप नोट करें, ठीक, तुरंत। इसके बाद हम लोग चल रहे थे कहाँ की ओर, यहाँ तक। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखें जरा। आपसे क्वेश्चन, हम आपसे कुछ गैसें दे रहे हैं, जैसे आपसे कहता है हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन। एक गैस आपको हम दे रहे हैं हाइड्रोजन, दूसरी गैस हम आपको दे रहे हैं हीलियम, और तीसरी गैस हम आपको दे रहे हैं नाइट्रोजन,
और चौथी गैस हम आपको दे रहे हैं कौन सी, ऑक्सीजन। ये आपको हम 4 गैसें दे रहे हैं और इनका आणविक द्रव्यमान आपको देखना है। हाइड्रोजन गैस का आणविक द्रव्यमान होता है 2, हीलियम का आणविक द्रव्यमान होता है 4, और आपके नाइट्रोजन का होता है कितना, 28, और आपका ऑक्सीजन का होता है 32। ये इनके आणविक द्रव्यमान है। देखिए अब हम आपको क्या करते हैं, अब हम आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछें, कैसे कि आपसे मान के चलिए इस रूम है आपका, ये कमरा है, ठीक, इस कमरे में आप बैठ करके क्या टीवी को देख रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक, इस टेबल पर, और आपके सामने एक टीवी रखी हुई है और इस टीवी को आप क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, ठीक। जब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या वायु उपस्थित होगी, मतलब हवा उपस्थित होगी। तो हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं ये याद होने चाहिए आपको। तो हवा में O2 और N2, मतलब जो आपकी ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है, इन दोनों गैसों से मिलकर के आपकी हवा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले आप इनका मॉलिक्यूलर मास देखें कितना है। तो ऑक्सीजन का जो होता है वो हमने क्या बताया आपको, ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 हो गया। और आपका नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक। ये आपका मॉलिक्यूलर मास इतना है, किसका, हवा का, ठीक। अब हम आपसे बात करें, अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 2 5 1 6, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 60 है। लेकिन यदि हम आपसे ये बोले कि मान के चलिए इस कमरे से हवा को निकाल करके इस को क्या करेंगे हम, इसमें इस कमरे से, आपसे कहता है कि इस कमरे से हवा को निकालकर हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है, क्या किया जाता है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इस गैस, मतलब जो कमरा था जिसमें आप टीवी देख रहे थे, तो इस कमरे से आपकी क्या है, हवा को निकाल दिया गया। हवा का मतलब है कि N2 और O2 को निकाल दिया गया, और अब हम कह रहे हैं इस कमरे में आपको क्या भरना है, हाइड्रोजन गैस भरनी है। तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो हमने आपको बताया 2। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास था कितना, 60, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2। तो आप देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 2 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो इसका कितना है, 60। अब देखिए जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा, तो वहां पर ध्वनि की चाल अधिक होगी, लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक है वहां पर ध्वनि की चाल कम होगी। तो अगर हम इस कमरे में क्या करें, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को भरते हैं इस कमरे में, और हवा को निकालकर हाइड्रोजन गैस भरते हैं, तो आपको ध्वनि कैसी सुनाई देगी, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब हमने हवा को निकाला और हाइड्रोजन गैस को भरा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 2। जब इसका मॉलिक्यूलर मास 2 हुआ, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अब हमें कमरे में क्या होगा, अधिक ध्वनि तेज सुनाई देगी टीवी की। क्यों, क्योंकि इसका आणविक द्रव्यमान का मान कम है, तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक। याद रखें, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, आपसे पूछा जाता है। या आपसे ऐसे कहेगा, इस तरीके से ऑप्शन देगा, यही आपके ऑप्शन है साथ में, और आपसे कहता है, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके ऑप्शन ये चारों हैं, और आपसे क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन है। अब आप बताइए क्या आप इसमें आंसर टिक करेंगे, A, B, C और D करके, ये आपके ऑप्शन है, तो आप इसमें क्या टिक करेंगे। देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास हमने बताया था 2 होता है, 4 होता है, और इसका नाइट्रोजन का कितना बताया, 28 होता है, और इसका 32 होता है, ठीक। ये चीजें बताएगी। सीधी सी बात है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसमें ध्वनि की चाल कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम देखें मॉलिक्यूलर मास इसका कम है, तो इसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। फिर इसके बाद में अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक इसकी होगी, तीसरे नंबर पर इसकी होगी, और चौथे पर इसकी होगी, ठीक। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जिसका कम होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होती है, ठीक। अब हम इनका अगर यदि क्रम आपसे कभी कभार ऑप्शन से ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो आप क्या लगाएंगे। पहले तो आप हाइड्रोजन को लिखेंगे, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल अधिक है। फिर इसके बाद में आप हीलियम को लिखेंगे कि हीलियम की अधिक है। फिर इसके बाद में आप क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन की अधिक है, ठीक। और इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, O2 की। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होगी वो हाइड्रोजन में होगी, हीलियम में होगी, नाइट्रोजन में होगी और ऑक्सीजन में होगी, ठीक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए।
और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन लेकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने रटने वाला काम किया तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। हट गया। चलिए देखें, अगला एक और क्वेश्चन मिलता है आपसे। क्या मिलता है देखें जरा। आपसे क्वेश्चन अगला क्या मिलता है? आपसे क्वेश्चन ये मिलता है कि आपकी जो नम हवा होती है, नम हवा, ठीक, और जैसे कह सकते हैं कि शुष्क हवा, शुष्क हवा, ये दोनों हवाएं हैं। जो नम हवा है इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे? मॉइस्ट कह सकते हैं, मॉइस्ट एयर, ठीक, और इसे हम ड्राई एयर कहते हैं, ड्राई एयर। अब ये दोनों हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप ये बताइए कि किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, बताइए। अब आपसे यहां क्वेश्चन क्या पूछता है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होगी, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ठीक, देखिए जरा कैसे लगाएंगे। अगर हम नम हवा की बात करते हैं, मतलब जिसमें क्या है? ह्यूमिडिटी है, मतलब जिसमें नमी उपस्थित है, वो नम हवा है। कहने का मतलब हवा में अभी हमने पढ़ा था क्या क्या होता है? O2 होता है, N2 होता है ना, और इसके साथ में H2O भी है, मतलब ह्यूमिडिटी भी, नमी इसमें उपस्थित है। लेकिन यदि हम शुष्क हवा की बात करते हैं तो शुष्क हवा में क्या होता है? O2 होता है, N2 होता है, बस यही तो दोनों होती हैं, ठीक। तो हमें देखने पे ये पता चल रहा कि इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा, है ना। तो इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी। देखिए जरा क्या है। वैसे अगर हम इनका एक इस तरीके की कोई मिक्स गैस मिलती है हमको, तो वहां पर औसत आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। क्या? औसत आणविक द्रव्यमान। कहने का मतलब है कि एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक, तभी हम बता सकते हैं कि किसमें द्रव्यमान कम है और किसका द्रव्यमान अधिक है। तो यदि हम इसका निकालते हैं, अभी हमने आपको पढ़ा था कि O2 का मान कितना होता है, तो O2 का यदि मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम तो जाकर के 32 बनता है, और N2 का निकाला था तो हमने कितना पढ़ा था? ये 28 पढ़ा था, और जाकर के H2O का मान पढ़ते हैं हम तो निकल करके आता है 18, और भाग कितने देंगे? 3 का, क्योंकि 3 गैसें उपस्थित हैं इसमें, ठीक, बात समझ में आई। तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो लगभग में कितना आएगा? 8 2 10 और 8 18, और 3 3 6 और 1 7, 3 का भाग देंगे तो निकल करके आएगा 3 दूनी 6 और 3 18, मतलब जो 26 आया है ये आपका मॉलिक्यूलर मास है किसका? नम हवा का। अब यदि हम बात करें किसकी? ड्राई एयर की, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कितना निकल के आता है? मतलब 32 ये आएगा और 28 ये आएगा, और दोनों में हमें 2 का भाग देना होगा। कहने का मतलब है कि 3 2 5 1 6 60 आ जाएगा, और इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 30 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ड्राई एयर है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 30 है, और जबकि नम एयर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है? 26 है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इसमें मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक। जबकि यदि आप यहां से कॉमन सेंस लगा रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि इसका मॉलिक्यूलर मास अधिक है तो इसमें ध्वनि की चाल कम होगी। यदि हमने ऐसे आणविक द्रव्यमान को निकाल करके, मॉलिक्यूलर को, मास को निकाल करके देखा तो क्या हुआ? इसमें आणविक द्रव्यमान का मान कम निकला, और इसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आई बात? यही होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, मैच खेलने के लिए जाते हैं, तो मैच खेलते हैं जब, अगर हम जाकर के अप्रैल में मैच खेलते हैं तो वहां पर आपको ड्राई एयर मिलती है, मतलब शुष्क हवा मिलेगी, और हम अपने एक प्लेयर को बोलते हैं कि बॉल लाओ बॉल लाओ, तो उस दौरान उसको आवाज़ कम सुनाई देती है। लेकिन यदि हम कहाँ पहुँचते हैं कि जैसे देखते हैं कि अगर हम किस में पहुँचते हैं जैसे जुलाई के महीने में, तो वहाँ पर नमी युक्त हवा होगी, मतलब आपकी शुष्क एयर होगी, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये आपकी शुष्क एयर में मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कम होगा, तो वहाँ पर ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो जैसे हम थोड़ा भी बोलते हैं तो उस व्यक्ति को, उस खिलाड़ी को ये आवाज़ तुरंत सुनाई दे जाती है। क्यों? रीज़न है इसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा और हमें आसानी से उसकी ध्वनि सुनाई दे जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए मित्र, इसको भी नोट कर लिया आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है, तो आपको ये बताना है कि नम युक्त हवा में होती है। ठीक है, चलिए जरा अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या आता है आपका? अब आता है एक डेंसिटी, मतलब अब ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है। घनत्व तो बोले तो डेंसिटी,
डेंसिटी, आपको ये देखना है घनत्व के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा होता है कि घनत्व बराबर होता है क्या, आपका द्रव्यमान बट्टे में आयतन, ठीक, कह सकते हैं मास और वॉल्यूम, इसको मास लिख सकते हैं और इसको वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक, आयतन। और इसे घनत्व को हम डी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक मित्र, आप समझ गए होंगे इतनी बातों को, ये तो जानते होंगे आप लोग, छोटे से फॉर्मूला चल रहा आ रहा है हमारी पीजी और केजी क्लास से। देखिए ज़रा, इसमें हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर हम यहाँ देखें कि द्रव्यमान m, अगर हम ऐसा लिखें द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, ठीक है ना, मतलब d इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ 1 जोड़ा और यहाँ पर तिर्यक मल्टीपल कर दिया, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। देखिए अभी हमने जब एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपका स्पीड होती है, जो आपकी साउंड की स्पीड होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, m के। ठीक, तो ये हमने अभी हाल ही पढ़ करके आ रहे हैं हम आणविक द्रव्यमान के बारे में, जबकि हम द्रव्यमान के बारे में ये देख रहे हैं कि ये किसके बराबर होता है, d इंटू वी के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि यदि हम यहाँ से इसको निकल के आए तो s बराबर अंडर रूट, ऐसा हम लिख सकते हैं कि 1 में d इंटू बी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब यहीं से हम निकाल करके देते हैं कि s जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट d के। कहने का मतलब है कि घनत्व का मान यदि अधिक होगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यदि घनत्व का मान कम है तो स्पीड अधिक होगी। मतलब आप समझे यहाँ पर s और d, अगर ये चीज़ देते हैं कि s का मान अधिक है तो d का मान कम होगा। मतलब जहाँ पर घनत्व का मान कम है तो स्पीड का मान अधिक होगा, और जहाँ पर घनत्व का मान अधिक है तो स्पीड का मान कम होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, और यही दोनों पॉइंट हैं जो आपको याद नोट करने हैं। ठीक, तो देखिए ज़रा दोनों पॉइंट नोट करें, इसको स्क्रीनशॉट लें तुरंत। देखिए दोनों पॉइंट आपको क्या नोट करने हैं, लिखें, गैस का घनत्व बढ़ने पर, गैस के घनत्व बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक, ये चीज आप याद रखें, कम होगी। फिर अगला पॉइंट ये पूछा जाता है आपसे कि गैस का घनत्व कम है या कम होने पर ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक, अधिक होगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ में आई बात? तो ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को नोट करें तुरंत से। चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा यदि हम गैस के घनत्व का मान कम कर दें तो उसकी चाल या ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे कहेगा घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन कि यदि गैस के